समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जून एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकॉर्ड की हैट्रिक। सेंसेक्स निफ्टी बैंक ने बनाया नया इतिहास। सेंसेक्स 499 अंक ऊपर बंद, निफ्टी 155 अंक चढ़कर 19,000 के करीब बंद। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, गन्ने की एफआरपी बढ़ी, सल्फर कोटेड यूरिया, पीएम प्रणाम स्कीम को हरी झंडी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ अमेरिका में देश विरोधियों से मिले राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने लगाए गंभीर आरोप। तस्वीरें दिखाकर बताया सोरोस, जमात इस्लामी और राहुल का कनेक्शन। यूसीसी पर विपक्षी एकता में दरार। केजरीवाल ने यूसीसी के समर्थन की कही बात। इधर सूत्रों के हवाले से खबर, यूसीसी पर अमित शाह और कानून मंत्री के बीच हुई बात। भारी बारिश से मुंबई पानी, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। गोवा में कई इलाकों में जलजमाव, ऑरेंज अलर्ट कल तक के लिए जारी। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम होगा वीर सावरकर सेतु, तो अटल सेतु कहलाएगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। महाराष्ट्र के शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। भारत का मिशन मून फिर से उड़ान भरने को तैयार। 13 जुलाई को चंद्रयान 3 होगा लॉन्च। इसरो ने पूरी की तैयारियां। और आज सबसे पहले बात होगी बाजार की, क्योंकि आज आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से था इंतजार। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपना अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। निफ्टी पहली बार आज 19,000 के पार गया। सेंसेक्स ने अपना नया शिखर छुआ और बड़े दिन पर थोड़ी बड़ी चर्चा भी आज हम करेंगे। हमारे साथ हैं रिसर्च हेड आशीष वर्मा और सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सुमित मेहरोत्रा। दोनों से बात करेंगे। आशीष से बाजार की पूरी जर्नी जो लाइफ हाई की है वो समझेंगे, लेकिन पहले सुमित के पास चलते हैं। सुमित, ये बताइए कि आज का दिन बाजार में कैसा रहा? और देखिए, 142 सत्रों बाद आज भारतीय बाजारों ने नया इतिहास दोबारा रचा है। नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ, और ना केवल ऑल टाइम हाई हिट हुआ बल्कि 19,000 का जो आंकड़ा है वो भी पार होते हुए दिखाई पड़ा है। तो 19,000 के आंकड़े में भी एक बड़ा जंप देखने को मिला। तो कुछ आंकड़े आज के लिए जो है, सबसे ज्यादा तेजी जहां रही अदानी एंटरप्राइजेस, 5% की तेजी निफ्टी के टॉप गेनर्स में। अदानी के दोनों शेयर, ब्लॉक डील का इंपैक्ट। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर, बजाज ऑटो करीब 2% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ प्रॉफिट टेकिंग ब्लॉक के बाद, टेक महिंद्रा करीब 1% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प आधा % नीचे और बजाज फिनसर्व रफली आधा % के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो जेबीएम ऑटो 13% ऊपर, ईपीएल 8% ऊपर, क्वेस्कॉप 5% ऊपर और पीएफसी रफली 5% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में नारायण हृदयालय करीब 4.25% नीचे, रेन इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे, मेट्रोपोलिस 3% नीचे और एनबीसीसी करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल के बढ़ने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेज, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील 1 से लेकर 5% तक का उछाल यहां देखने को मिला। और आज फार्मा का दिन था, इसमें ग्लैंड फार्मा 5% ऊपर, टोरेंट फार्मा 4% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा 3% ऊपर और एबट करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ अच्छी बाइंग आज आपको फार्मा, मेटल, सिलेक्टिव आईटी और हैवी वेट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। और आप चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, बताइए निफ्टी की शानदार जर्नी जो रही है लाइफ हाई की, वो कैसी रही? आप सबको निफ्टी के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने की ढेरों बधाइयां। एक काम करता हूं, पिछले हाई से इस हाई की जर्नी को कैप्चर करके समझाता हूं बाजार में दरअसल इस दौरान हुआ क्या। लंबा समय लगा, 6 महीने से ज्यादा का सफर, टू बी प्रिसाइज 142 ट्रेडिंग सेशंस लगे हमको पिछले हाईस को रीगेन करने में। हमने पिछले हाईस कब छुए थे? 1 दिसंबर 2022 को, जब 18887 के स्तर निफ्टी ने छुए थे। तब से लेकर अब तक की जर्नी में मिड मार्च का एक समय था, आपको याद होगा, जब प्रेशर बढ़ रहा था, 16,800 तक के स्तरों के करीब भारतीय बाजार गिरे थे। हाँ, वहां से अब तक महज 3.5 महीने में निफ्टी ने तगड़ा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 12-12.25% के आसपास का। और आई एम श्योर
ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमको, आपको इस मोमेंटम ने सरप्राइज किया होगा। अच्छा, फंडिंग आई कहां से, पैसा आया कहां से? बिना पैसे, बिना लिक्विडिटी के बाजार चलता नहीं है। FIDIs के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे। FIs ने दरअसल इस दौरान 23,000 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली करी है, पर यह हमारा आपका पैसा है जो बाजार को संभाले हुआ था और बाजार की उछाल में मदद कर रहा है। DIIs की तरफ से 1,10,000 करोड़ रुपए झोंके गए। पर यह सच है कि FIs के मूड माहौल के बिना बाजार चलते नहीं है। FIs का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। मंथली पहले दबाव था, पिछले 4 महीनों से FIs के ग्रीन बार्स हैं, यानी कि नेट FIs भारतीय बाजारों में अब पैसा झोंकते हुए। वो DI का ही ऐसी बार रख दिया मैंने दिसंबर ऑनवर्ड्स। ये वो समय था जब गजब की DIs की बाइंग, ये वो समय था जब भारतीय बाजार में तगड़ा प्रेशर था, अलग अलग खबरें थी, पर हम बहुत ज्यादा गिरे नहीं। ये हमारी डोमेस्टिक बाइंग थी जो मार्केट्स को दरअसल सपोर्ट कर रही थी, और अब FIs की बाइंग थ्रस्ट देती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, मिड कैप की पॉकेट में गजब का अंडर परफॉर्मेंस था, डिसअपॉइंटमेंट था हम खासतौर पर रिटेल के लिए। लेकिन पिछले हाई से इस हाई के बीच में 142 ट्रेडिंग सेशंस में मिड कैप इंडेक्स ने 10% के तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। कह लीजिए कैचअप प्ले कर रहे थे, कह लीजिए आउट परफॉर्म कर रहा था ये मिड कैप्स का पॉकेट। मिड कैप्स पे आई गया हूं तो कुछ सेक्टर्स समझाता हूं आपको। पहले बैंक्स, और बैंक्स का ब्रेकअप स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर उसने भी जड़े इस जर्नी में, लेकिन पिछले हाई से इस हाई के बीच में 2.25% के आसपास के रिटर्न्स। सरकारी बैंक तो दबाव में थे, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में पिछले कुछ दिनों में ऑफ लेट आपने देखा हो खरीदारी, उसके चलते 2.25% पिछले हाई से इस हाई के बीच में चला। तो बैंक तो पस्त थे, तो फिर कमाई या फिर तेजी आई कहां से? आपको याद होगा चैनल पे हम बार बार हाईलाइट कर रहे थे, डोमेस्टिक थीम्स पे फोकस करिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, FMCG, रियल एस्टेट, ऑटोज, ये वो पॉकेट्स हैं। पिछले 142 दिनों में इस तरह का गजब का परफॉर्मेंस इन पॉकेट्स ने डिलीवर कर रहा है। और जो ग्लोबली लिंक्ड थीम्स हैं, जैसे कि कोई IT, कोई मेटल्स, ये पस्त थे। IT तो इनफैक्ट ये हैवी वेट पॉकेट 7.5% करेक्ट होकर आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे लेकर जाता हूं, और इस तेजी को तूल देने में, तेजी में मदद करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हैवी वेट ITC का है। इस दौरान 142 ट्रेडिंग सेशंस में 32.5% के रिटर्न्स, निफ्टी का टॉप परफॉर्मर। ऑटोज की मैंने सेक्टरल दिखाया था, अच्छा मोमेंटम। कोई टाटा मोटर्स, कोई बजाज ऑटो 25 से 30% की तेजी डिलीवर करके गए। और ना सिर्फ ITC हैवी वेट के तौर पे, एक और हैवी वेट था लार्सन एंड टूब्रो, 14% का मोमेंटम। ये 2 हैवी वेट्स हैं जिन्होंने खासतौर पे बाजार की मदद करी थी। और ना सिर्फ ITC, FMCG में कोई नेस्ले, कोई टाइटन, कोई ब्रिटानिया जैसे कंजम्पशन थीम्स गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके गए। दबाव कहां था, लेगार्ड्स कौन से थे? अदानी ग्रुप। ये सच है, पिटाई के बाद लोअर लेवल से अदानी स्टॉक्स रिकवर हुए, पर फिर भी अदानी एंटरप्राइजेस इन 142 ट्रेडिंग सेशंस पे 40% गिरा। अदानी पोर्ट 17.5% करेक्ट होता हुआ नजर आया। और दिक्कत थी IT से, कोई इन्फोसिस 22.5% करेक्ट हुआ। प्लेट फ्लिप होगी तो कोई TCS नजर आएगा 8-9% की कमजोरी। और इवन हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म नहीं करा, SBI तक 6-6.5% की कमजोरी दिखाता हुआ नजर आया। यह है वो कहानी, यह है वो जर्नी भारतीय बाजारों के पिछले हाई से इस हाई के बीच में। तस्वीर इंटरेस्टिंग है, अच्छा मोमेंटम। अब हाईस के आसपास कंसर्न्स होते हैं कभी कभी वैल्यूएशंस को लेकर कि स्ट्रेच्ड हैं, कुछ कंसर्न्स मॉनसून को लेकर थे। वैल्यूएशंस को लेकर ज्यादा कंसर्न स्ट्रीट में इस समय नजर नहीं आ रहे, ध्यान रखिएगा। और मॉनसून होपफुली जिस तरह से ऑफ लेट पिकअप हुआ है, हालात जल्द पटरी पे आते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और सुमित। CNBC आवाज़ की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने की FRP बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड और PM प्रणाम स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। CCEA ने 2025 तक 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ की यूरिया सब्सिडी स्कीम को मंजूरी दी है। पराली और गोबर जैसे एग्री वेस्ट से खाद बनाने के लिए 1451 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी मिली हुई है। वहीं मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए PM प्रणाम स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है। इस स्कीम का ऐलान बजट में किया गया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने FRP बढ़ाकर गन्ना किसानों को अब तक का सबसे ज्यादा मूल्य दिलाने का प्रयास किया है। 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है।
आज तक का सबसे ज़्यादा जो दाम है 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा। और कैबिनेट के फैसलों को विस्तार से समझने के लिए चलते हैं असीम मंचंदा के पास। बताएं असीम, कौन से बड़े फैसले हुए आज? सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार किसानों को लेकर के बड़े फैसले करने की तैयारी कर रही है। खासतौर पर की जो गन्ने का एफआरपी है उसको बढ़ाने को हरी झंडी मिल सकती है। आज कैबिनेट ने गन्ने का एफआरपी 10 रुपये बढ़ा करके 315 रुपये प्रति क्विंटल करने को हरी झंडी दे दी। इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसके अंदर भी 4 बड़े बदलाव हमको देखने को मिले। सबसे पहले तो अगले 3 साल के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इसमें 3,68,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार पहले से ही मंजूर कर लिया है। इसके अलावा पीएम परिणाम स्कीम को हरी झंडी दे दी गई है। इस स्कीम के तहत जो भी राज्य अपने यहाँ फर्टिलाइजर की कटौती करेंगे सरकार उनको 50% की सब्सिडी वापस कर देगी। इसके साथ साथ जो कैबिनेट है उसने सल्फर कोटेड यूरिया को भी हरी झंडी दे दी है। जो कंपनियां हैं जल्दी सल्फर कोटेड यूरिया को बाजार में इंट्रोड्यूस करेंगी। जो किसानों की मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है उनको सल्फर कोटेड यूरिया से काफी फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए भी 1450 करोड़ रुपए की हरी झंडी दी गई है। तो कुल मिलाकर के 4 स्कीम्स जो है फर्टिलाइजर सेक्टर्स की तरफ से मंजूरी की गई है। तो मोदी सरकार के किसानों को लेकर के ये 4 बड़े फैसले आज कैबिनेट ने लिए। शुक्रिया असीम। इधर इकोनॉमी में मजबूती आने की खबरों के बीच जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है। पिछले महीने के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में सुधार हो सकता है। जून में जीएसटी कलेक्शन 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। हमें सूत्र बता रहे हैं कि कंप्लायंस और डिमांड में सुधार की वजह से एवरेज मंथली कलेक्शन भी बेहतर होने वाला है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताइए आलोक, जीएसटी किस तरीके से अनफोल्ड होने वाला है आगे? बिल्कुल, जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1 जुलाई को जो जीएसटी कलेक्शन आएगा वो 1,60,000 करोड़ रुपए से पार कर सकता है। हालांकि पिछले महीने थोड़ी गिरावट देखी गई थी, 1,57,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार इसकी भरपाई हो जाएगी, 1,60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन हो सकता है। जो सरकारी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो सख्त कंप्लायंस और जो डिमांड में सुधार हुआ है और साथ ही साथ ई-वे बिल जनरेशन में भी तेज़ी आई है, उसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी देखी जाएगी। दरअसल अभी तक जो मंथली एवरेज सरकार के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन का था वो 1,50,000 करोड़ रुपए का था, वो बढ़कर 1,62,000 करोड़ से 1,65,000 करोड़ रुपए हो सकता है। यानी कि जो पूरे साल का अगर एवरेज देखें तो ये इतना पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो खासतौर से जो फेस्टिव सीजन है अक्टूबर नवंबर के महीने में जो सरकार के सोर्सेज बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन 1,70,000 से 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जीएसटी के मोर्चे पर सरकार के लिए काफ़ी राहत की खबर है। जीएसटी कलेक्शन की वजह से जो पूरा अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो ई-वे बिल जनरेशन भी है वो उसमें भी काफ़ी सुधार है। करीब 4.5 से 5% का इजाफा देखा गया है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। जो 8 करोड़ 44 लाख के आसपास ई-वे बिल जनरेट हुए थे पिछले महीने, वो इस महीने जो 8 करोड़ 81 लाख के आसपास जनरेट हुए हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हर इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जीएसटी कलेक्शन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। शुक्रिया आलोक। और मॉनसून ने इस बार भले देर से दस्तक दी हो, लेकिन बारिश बहुत जोरदार हो रही है। सुबह से मुंबई में जोरदार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से मुंबई के मलाड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि अभी भी मुंबई में शनिवार से 10% पानी कटौती की बात भी कही गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी राज्यों की बात करें तो मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज़्यादा बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान दिया गया है। मुंबई के ठाणे, भिवंडी के साथ गुजरात और असम में भारी बारिश का आलम है। और इंग्लैंड के बकिंघम शायर के स्टोक पार्क में द बूडल्स टेनिस इवेंट का आयोजन हुआ। इसमें रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने डिएगो श्वार्ज़मैन को पहला रिलायंस फाउंडेशन ESA कप दिया। द बूडल्स टेनिस इवेंट को विंबलडन चैंपियनशिप से पहले एक बड़ा प्रैक्टिस इवेंट माना जाता है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी में अगर कटौती का असर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर की बिक्री पर पड़ना शुरू हो चुका है। मई की तुलना में जून में बिक्री के आंकड़े लगभग 1/3 हो गए हैं। आने वाले समय में भी इसमें कोई सुधार होने की संभावना नहीं दिख रही है। पिछले महीने सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सब्सिडी में भारी कटौती की थी। सब्सिडी एमआरपी के 40% से घटाकर 15% कर दी गई। सभी कंपनियों के प्रोडक्ट 10 से 40 हजार के बीच महंगे हो गए। नतीजा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री के लिहाज से जून सबसे बुरा महीना रहा। ओला इलेक्ट्रिक ने मई में 28,000 गाड़ियां बेची थी, जबकि जून में बेची सिर्फ 13,000 यूनिट। टीवीएस की बिक्री 20,000 से घटकर 4700 पर आ गई और एथर की बिक्री 15,000 से घटकर 3100 रह गई। कुल मिलाकर मई में जहां देश भर में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियां बिकी थी, वहीं जून के तीसरे सप्ताह तक सिर्फ 33,000 यूनिट बिके। ईवी कंपनियों के एसोसिएशन SMEB का कहना है कि अगर बिक्री की रफ्तार यही रही तो 2024 में 23 लाख यूनिट बिक्री का टारगेट 60% पूरा हो जाना भी बहुत है। I think as a nation, we must recalibrate our strategy and decide how important are these two objectives for us, and then work towards it, rather than taking extreme harsh views on small matters like delays in localization or pulling the plug on direct customer subsidies prematurely. मौजूदा फेम 2 स्कीम 2024 तक है और उसके बाद सब्सिडी को लेकर फिलहाल कोई सफाई नहीं है। कंपनियों को डर है कि अगर सब्सिडी पूरी तरह हट जाती है तो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंपोर्टेड टू व्हीलर ईवी से मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। रोहन सिंह, दिल्ली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। आज बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके राहुल गांधी की अमेरिका में सोरोस, सुनीता विश्वनाथन और कुछ एक्टिविस्ट से मुलाकात पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तस्वीरें दिखाकर राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका सहारा लेके उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से है। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की दृष्टि से अगर सोचे तो सवाल वाजिब है कि जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी को लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में कानून सचिव भी शामिल थे। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया है। इस मामले पर कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की थी। इसमें यह फैसला लिया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां यूसीसी का विरोध कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर यूसीसी का समर्थन कर दिया है। सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। संविधान में भी आप ऐसे देखेंगे तो आर्टिकल 44 इसका समर्थन करती है, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी विपक्षी दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों से बैठकर बातचीत करके कंसेंसस और सबको एक मत में लाकर ही इसको आगे जाना चाहिए। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले यूसीसी पर संसद में बिल लेकर आए, लेकिन इससे पहले विपक्ष पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। Civil code in the form of legislation in the parliament, who has stopped them? It is their government. Before placing it in the parliament, why you are raising the issue and putting the blame on opposition party? Why?
और बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि यूसीसी की राह में कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस को यूसीसी पर अपना रुख साफ करना चाहिए। जो यूसीसी है उसका सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई रहा है तो कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि वो कम्युनल कंफ्यूजन के साथ है या कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के साथ है। कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि वो समावेशी सुधार के साथ है या सांप्रदायिक उन्माद के साथ है और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी के साथ है। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत की वजह से कॉमन कोड कारागार में कैद रहा और आज उसकी रिहाई का वक्त आया है। और मैं मानता हूं कि यही वक्त है और सही वक्त है जब देश को कॉमन सिविल कोड मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर क्यों छिड़ा है संग्राम और क्यों हो रहा है इसका विरोध? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 जारी कर दी गई है। इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ने दुनिया की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाई है। आईआईटी बॉम्बे को इसमें 149वां रैंक मिला है। संस्थान की रैंकिंग पिछले वर्ष के मुकाबले 23 रैंक सुधरी है और 8 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी भारतीय संस्थान ने टॉप 150 में जगह बनाई है। इस रैंकिंग में नंबर 1 पर जगह बनाई एक बार फिर से MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। इसी के साथ MIT ने सालों से अपने नंबर 1 की बादशाहत को कायम रखा है। असल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी जगह बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को 3 पैमानों पर ऑब्जर्व किया जाता है। पहला, सस्टेनेबिलिटी के लिए उनकी डेडिकेशन, ग्रेजुएट हुए छात्रों के लिए रोजगार और तीसरा, किसी भी ग्लोबल इशू पर इंटरनेशनल रिसर्च में योगदान। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।